गुड मॉर्निंग दोस्तों। केमिकल काइनेटिक्स की जो क्लास है इसमें आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 12th क्लास के जो केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर अपने पास हैं उसके टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। समाकलित वेग व्यंजक, हिंदी में जिसको बोलते हैं समाकलित वेग व्यंजक, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। अब समाकलित वेग व्यंजक क्या होता है? वह समीकरण जो किसी समय पर अभिक्रिया के वेग तथा सांद्रता के मध्य जो संबंध बताता है उसे समाकलित वेग व्यंजक कहते हैं। तो किसी समय पर अभिक्रिया के वेग नियतांक तथा सांद्रता के मध्य संबंध को बताने वाला समीकरण इंटीग्रेटेड या समाकलित वेग व्यंजक कहलाता है। समाकलित वेग व्यंजक कहलाता है। तो समाकलित वेग व्यंजक बच्चों क्या होगा? किसी भी समय पर अर्थात t समय पर जो अपने पास अभिक्रिया का वेग नियतांक होगा k और जो वर्सेज कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन बताएगा, सांद्रता के बीच में संबंध बताएगा। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और अलग अलग कोटि की अभिक्रियाएं अपने पास उसके हिसाब से समाकलित वेग व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो फर्स्ट है अपने पास शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग वह अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती। अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती हैं, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उत्प्रेरकीय अभिक्रिया, कोई रेडिएशन की उपस्थिति में कोई रिएक्शन हो रही है तो वह शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो मैं इसके लिए कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन एज्यूम कर रहा हूं जिसमें कोई रिएक्टेंट R P प्रोडक्ट में कंज्यूम हो रहा है। तो T बराबर 0 समय पर प्रारंभ में अगर अभिकारक के मोल स्मॉल a हैं तो उस समय उत्पाद 0 होगा। T बराबर T टाइम पर कुछ समय बाद अभिकारक के X मोल कंज्यूम हो गए तो X क्या हो जाएगा? अपने पास X उत्पाद हो जाएगा। तो अगर मैं T समय पर स्मॉल t समय पर अभिक्रिया का वेग लिखूं तो स्मॉल t समय पर अभिक्रिया का वेग क्या होगा बेटा जी? t समय पर अभिक्रिया का वेग होता है सांद्रता में परिवर्तन dx/dt। और यहाँ t समय पर अभिकारकों की सांद्रता क्या है? a-x है। तो t समय पर अभिकारकों की सांद्रता a-x है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया है। तो यहाँ पर
पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे या प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने पास क्या आएगा, के आएगा वेग नियतांक, और 0 ऑर्डर की रिएक्शन है इस वजह से के नोड लिखेंगे। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण 1 नाम दे दिया। अब सभी जनता लोगों को पता है कि अगर किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अगर वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो अपने पास जो नई समीकरण आएगी वो आएगी, नई समीकरण अपने पास आएगी जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए नई समीकरण क्या आएगी अपने पास, dx बाई dt इक्वल्स टू के नोड आ जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, समान समान जो टर्म है वह एक तरफ लिख रहा हूँ और बाकी x वाली टर्म एक तरफ लिख रहा हूँ। तो मैं इसको इधर क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा। तो dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के नोड इंटू dt हो जाएगा। ये अपने पास समीकरण नंबर 3 आ गई। अब इस समीकरण अगर 3 में हम बात करें तो टाइम के अकॉर्डिंग x की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ x और t दोनों क्या है, वेरिएबल हैं, और के नोड क्या है, के नोड कांस्टेंट है। तो समीकरण 3 का दोनों तरफ समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो समाकलन dx इक्वल्स टू के नोड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा के नोड और dt। dx का समाकलन होगा अपने पास x, के नोड बाहर है तो के नोड एज इट इज, और dt का अपने पास t प्लस c क्या हो जाएगा, समाकलन स्थिरांक हो जाएगा c यहाँ समाकलन स्थिरांक है जिसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। c अपने पास क्या हो जाएगा, समाकलन स्थिरांक हो जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में c की वैल्यू फाइंड करते हैं ठीक उसी प्रकार c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए यदि मैं t बराबर 0 की बात करूं तो t बराबर 0 अर्थात प्रारंभ में x जो अभिकृत मोल है वह 0 है। तो मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं यहाँ पर, यदि t बराबर 0 है तब x बराबर 0 होगा। अतः c बराबर क्या आएगा, अतः c बराबर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0, के नोड इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी प्लस c। तो यहाँ से c इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, c इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब c का मान क्या करेंगे, c का मान समीकरण अपने को किसमें रखना है, c का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो यहां मैं लिखूंगा c का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 में c की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू अपने पास क्या आ जाएगा, के नोड t आ जाएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं, के नोड इक्वल्स टू x बाई टी लिख सकते हैं। ये अपने पास आ गई समीकरण नंबर 5 आ गई, जो क्या बता रही है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग व्यंजक को निरूपित कर दी है। यहां से के नोड की इकाई फाइंड करेंगे तो के नोड की इकाई क्या आ जाएगी, के नोड की इकाई ऊपर अपने पास x है, x बोले तो सांद्रता, और नीचे टाइम है, नीचे समय अपने पास, तो दोनों की इकाई यहाँ पर पुट करनी है।
तो सांद्रता की इकाई क्या होती है बेटा जी? सांद्रता की इकाई होती है मोल पर लीटर और समय की इकाई होती है सेकंड अपने पास। तो यहां से क्या हो जाएगा, मोल लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। ये अपने पास इसकी इकाई आ गई। और पहले भी मैं आपको बताया था कि जो अपने पास फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला, वह यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि नोड बराबर मोल 1 माइनस एन लीटर एन माइनस 1 और इनटू सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 0 पुट की थी, तो उसके हिसाब से जो इकाई है वह अपने पास क्या आ गई थी, मोल की घात 1 लीटर की घात -1 इनटू सेकंड इनवर्स आ गई थी। अब हम बात करेंगे इस अभिक्रिया के लिए, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, इसके लिए अर्ध आयुकाल की बात करेंगे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए नेक्स्ट है अपने पास अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ होती क्या है, पहले उसके बारे में समझेंगे। तो हाफ लाइफ अर्धायुकाल वह समय अंतराल जिस पर अभिकारकों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाए, अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है। तो उसके लिए क्या करना है, T इक्वल्स टू, अगर T 1/2 है तो उस कंडीशन पर क्या हो जाएगा, आधे मोल कंज्यूम हो जाएंगे। तो A माइनस A/2 मतलब आधे रिएक्शन कर लिए, तो बचे क्या, A/2। तो A/2 प्रोडक्ट में रहेंगे और A/2 रिएक्टेंट में रहेंगे। तो अर्धायुकाल वह समय होता है जिस पर अभिकारकों की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो अर्धायुकाल की वही कंडीशन अप्लाई करेंगे परिभाषा से, यदि T बराबर T1/2 है तब x बराबर क्या होगा, x बराबर A/2 होगा। का मान समीकरण 5 में रखने पर, का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 में रखेंगे इसका मान। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा कि नोड एजीटी ऐसे कैसे रहेगा, x इक्वल्स टू A/2 रहेगा और t की जगह क्या हो जाएगा, t 1/2। तो यहां से t 1/2 इक्वल्स टू A/2 के नोड आ गया। तो यहां से अपने को ये देखने को मिल रहा है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए उसका जो अर्धायुकाल है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, वहां से देखने को मिल रहा है, ए पर निर्भर कर रहा है, जबकि जो अपने पास अभिक्रिया का वेग है वह प्रारंभिक सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ घात शून्य है तो अल्टीमेट वह वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो यहां से मैं इन जो भी अपने पास ये डेरिवेशन है, इससे मैं ये इंक्लूजन निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है इसके लिए अभिक्रिया का अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि जो अभिक्रिया का वेग है वह प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, या अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, इसे बोल सकते हैं। तो यहां नोट बना लेंगे एक, नोट में लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि
स्पष्ट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अतः स्पष्ट है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। जबकि अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, अर्थात अभिक्रिया का वेग प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र है। तो यहाँ से हमने देखा, तो उसका हम क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। तो अपने पास नेक्स्ट इसी में टॉपिक है शून्य कोटि अभिक्रिया का ग्राफीय निरूपण। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ग्राफीय निरूपण में अपने पास फर्स्ट है अभिक्रिया का वेग बोले तो dx/dt वर्सेज सांद्रता कंसंट्रेशन, टी टाइम पर कंसंट्रेशन थी a-x, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अभिक्रिया का वेग dx/dt है, जिसको मैं y-x में लिख रहा हूँ। अभिक्रिया का वेग dx/dt y-x में लिख देंगे, और t समय पर जो सांद्रता है वह a-x x में लिख देंगे। तो अपने को पता है कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया का वेग है dx/dt वह अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभिकारकों की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं कर रहा है, भले सांद्रता कितनी हो, अभिक्रिया का वेग क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो क्या अपने पास ये होगी, एक स्थिर लाइन आएगी। सांद्रता में कितनी भी बढ़ा दूं, अभिक्रिया का वेग नियत रहेगा। तो इसके लिए ऐसा ग्राफ आएगा, क्योंकि यहाँ से पता भी चल रहा है और इससे अपने को पता भी चल रहा है, डेफिनेशन से पता चल रहा है। दूसरा अपने पास आरेख है, वह प्लॉट करेंगे। तो दूसरा आरेख में अगर प्लॉट करता हूं अपने पास अभिक्रिया के वेग नियतांक, या ऐसे बोल सकते हैं अभिक्रिया की सांद्रता तथा समय के बीच में। तो सांद्रता हो गई अपने पास x वर्सेज समय हो गया अपने पास t हो गया। तो यहाँ पर y-x में वही क्या करना है, अपने को सांद्रता लिखनी है। तो y-x में मैंने सांद्रता x लिख दी, और x-x में क्या लिख दिया, ये टाइम t लिख दिया। तो अब क्या रिलेशन होता है, अभी मैंने बताया आपको कि जो इसके लिए समाकलित वेग व्यंजक था वह अपने पास क्या आया था, k नोड इक्वल्स टू, या ऐसे बोल सकते हैं k नोड इक्वल्स टू अपने पास आया था x/t
तो यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, k नोड t लिख सकते हैं। x बराबर k नोड t लिख सकते हैं यहाँ से। तो अब इधर देखो ये y x में है और ये x x में है, तो ये तो हो गया y और ये हो गया x टाइम x हो गया और सांद्रता y हो गई, और इसके जो भी मल्टीप्लाई में है वह m हो गया, m मतलब डाल हो गया, और प्लस में है वह अंतखंड हो जाएगा। तो प्लस में कुछ नहीं है तो अंतखंड 0 हो जाएगा। तो यहाँ से डाल क्या हो जाएगा, डाल या m, डाल जिसको m बोलते हैं, m बराबर हो जाएगा k नोड, और अंतखंड जिसको क्या बोलते हैं, c बोलते हैं, इंटरसेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंतखंड 0 है और डाल क्या है, डाल पॉजिटिव है, तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा और डाल पॉजिटिव है तो न्यून कोण बनाएगा। तो ऐसा हो जाएगा अपने पास, ये चीज हो जाएगी। यहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, k नोड हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा, अगर मैं आरेख खींचूं, तीसरा आरेख है अपने पास अभिक्रिया का अर्धआयुकाल, अभिक्रिया का अर्धआयुकाल। अर्धआयुकाल t1/2 वर्सेज प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता बोले तो स्मॉल है, इसके बीच में अपने को आरेख खींचना है। तो इसके बीच में अपने को रिलेशन पता होना चाहिए इसके लिए। तो पहले तो अभिक्रिया का अर्धआयुकाल y x में दिखना चाहिए, तो उसको y x में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया अर्धआयुकाल को, और x x में क्या कर दिया, प्रारंभिक सांद्रता को रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो अर्धआयुकाल हैं वह प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती हैं। तो a/2 के नोड, ये अपने पास रिलेशन आया था। तो यहाँ से ये तो अपने पास y हो गया और ये अपने पास क्या हो गया, x हो गया, और m क्या हो जाएगा, m जो भी इसके मल्टीप्लाई में है वह m हो जाएगा। तो m की वैल्यू डाल क्या आ जाएगी अपने पास, m बराबर जो डाल है वह क्या आएगी, डाल अपने पास आ जाएगी, यहाँ से ये जो भी मल्टीप्लाई में है ये डाल है, तो a/2 के नोड अपने पास क्या आ जाएगी, डाल आ जाएगी, और अंतखंड क्या आ जाएगा, अंतखंड आ जाएगा 0 आ जाएगा अंतखंड। तो अंतखंड 0 है तो मूल बिंदु से स्टार्ट होगा, और 1/2 के नोड डाल है, स्लोप है, तो क्या होगा, धनात्मक है तो न्यून कोण बनाएगा। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू आएगी, m की वैल्यू वो आएगी अपने पास a/2 के नोड। तो दोनों आरेखों से स्पष्ट हो रहा है, फर्स्ट आरेख से ये स्पष्ट हो रहा है कि अभिक्रिया का जो वेग है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त कर रहा है, जबकि अभिक्रिया का अर्धआयुकाल प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती है। तो जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया का अर्धआयुकाल भी बढ़ेगा। तो ये अपने पास ये हो गया। अब इसके एग्जाम्पल आते हैं, तो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। तो यहाँ मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको शून्य कोटि अभिक्रिया के। जैसे पहला उदाहरण है N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहाँ उत्प्रेरक के रूप में है अपने पास प्लेटिनम और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में है मोलिब्डेनम।
तो जो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग है वह N2 और H2 की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, उत्प्रेरक पर निर्भर करेगा। तो यहाँ मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि इस अभिक्रिया के लिए जो dx/dt है वह न तो क्या करेगा, N2 की सांद्रता पर निर्भर करेगा और न ही H2 की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो इनकी पावर अपने पास क्या होगी, 0 होगी, बल्कि इस पर निर्भर करेगा उत्प्रेरक पर। तो अगर उत्प्रेरक नहीं लेंगे अभिक्रिया में तो अभिक्रिया होगी नहीं, इस कारण ये अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है। दूसरी जैसे विकिरण वाली रिएक्शन है अपने पास, H2 प्लस Cl2 gives 2HCl। तो अगर इसमें रेडिएशन नहीं डालेंगे, फोटोन नहीं डालेंगे तो अभिक्रिया होगी नहीं। तो इसके लिए अभिक्रिया का वेग न तो H2 की सांद्रता पर निर्भर करेगा न Cl2 की सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो यहाँ अभिक्रिया का वेग न तो H2 की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है तो इसकी पावर भी 0 आएगी, और न Cl2 की सांद्रता पर निर्भर कर रहा है तो इसकी पावर भी क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये था अपने पास समाकलित वेग व्यंजक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। दोस्तों आपको पसंद आया होगा